तो आगे का फ्यूचर क्या होगा? क्या मशाल हाथ में लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? क्या अभी भी आपका धनुष्य बाण पर दावा रहेगा? क्या आप अपने हिंदुत्व बिल्कुल के है। साथ कांग्रेस का सेक्युलरवाद साथ में लेकर महाराष्ट्र में आप अभी आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से आगे की राजनीति किस तरीके से करेंगे आप? मुझे लगता है आगे की राजनीति, अभी तो आप देख रहे हो कि जैसे जो प्रश्न अभी महाराष्ट्र के लिए बहुत रेलेवेंट है वो तो हम उठाते जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही है, और ये देश के लिए भी है, संविधान के लिए भी है, कि आज हम्म, भी आप और हम महाराष्ट्र में जीते हैं एक इलीगल हम्म, सरकार के गवर्नेंस में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार की गवर्नेंस में। अभी भी ये पूरा जो हम्म, ये पूरी जो सरकारी व्यवस्था है हम्म, वो सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी हियरिंग चल रही है। हमें पता नहीं है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं। कायदे से, कानून से देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन इलीगल सीएम का और 40 गद्दारों का होना जरूरी है, क्योंकि गुटबाजी को कहीं पे भी, हमारे संविधान हो या कायदा कानून में हो, कहीं पे भी जगह नहीं है। तो हम्म, हम शायद अपने 3 या 4 महीने एक इलीगल सरकार के तहत बता रहे हैं। दूसरी चीज, हम्म, जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस है, जो आजकल के युवा पूछना चाहते हैं, कि महंगाई बढ़ रही है, हम्म, रुपए का भाव गिरता जा रहा है, जैसे हमारी राजनीति गिरती जा रही है वैसे रुपया भी गिरता जा रहा है। और तीसरी सबसे अहम चीज, यानी वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो, उसके साथ जो आने वाले क्लस्टर इंडस्ट्रीज हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, ये तो चले गए। एयरबस टाटा महाराष्ट्र में आएगा नहीं आएगा ये भी पता नहीं। तो जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारी जब इंजन थी केंद्र सरकार हम्म, के साथ, तो दोनों इंजन ठीक चल रही हम्म। थी। 6 लाख करोड़ हमारे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आई, डावोस में 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। ये एक फेल्ड इंजन बिठाई गई है, और ये फेल्ड इंजन महाराष्ट्र को गलत रास्ते लेके जा रही है। तो ये मेरे सामने, मुझे लगता है, एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। नहीं, लेकिन लेकिन आदित्य, चुनावी राजनीति नाम की भी एक चीज होती है। अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने आपको समर्थन पहले ही घोषित किया है। क्या महाराष्ट्र में आगे की चुनावी राजनीति शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों साथ में लड़ते हुए हमें नजर आएंगे? हर चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो 2024 के या लोकसभा चुनाव हो, क्या उसी तरफ आपकी राजनीति रहेगी? या अभी भी बीजेपी के साथ कल अगर जरूरत पड़े तो बातचीत करने की, या शिंदे गुट के साथ में बातचीत करने की जरूरत पड़े तो आपकी तैयारी रहेगी? या अब वो रास्ते बंद हो चुके हैं, अब जो है नए दोस्तों के साथ में चुनावी राजनीति महाराष्ट्र में आपकी देखी जाएगी? नहीं, गद्दार ऐसा तो पूछे कि उनको सीट तो वापस मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जहां वो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको काफी सारी सीटें वापस चुनाव के लिए मिलेगी, क्योंकि हम्म, काफी सारे लोगों ने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया होगा शायद, क्योंकि क्लेम्स तो आ रहे हैं। हमने देखा कि कल्याण लोकसभा पे क्लेम हुआ है, ओला माजीवाड़ा पे क्लेम हुआ है, अन्य सारे जगहों पे क्लेम हुआ है। तो ये तो हम्म, एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात यही रहती है कि एमवीए जो है, हम महाराष्ट्र के लिए साथ में आए थे। सारे जो अन्य हम्म, लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, वो डिसाइड करते रहेंगे चुनाव के बारे में। लेकिन हमारा रास्ता यही है हम्म, कि अगर आप देखें तो अब भी महाराष्ट्र में और देश में किसी को भी ये गद्दारी पसंद नहीं हुई है। तो लोग जो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, मुझे लगता है कि संविधान के लिए, हमारे हम्म, लोकतंत्र के लिए साथ में आके, ये जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न के खिलाफ लड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसे पैटर्न ये रिपीट होता जाए, अगर ये पैटर्न लेजिटिमेट होते जाए, तो हमारे देश हम्म। एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे राज्यों में ऐसी सारी गुटबाजी होती रहेगी। आखिर में एक सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मशाल, और दूसरी तरफ बाला साहेबांची शिवसेना, ये इंटरिम फैसला है, क्योंकि अभी आखिरी फैसला होना है। क्या आपके तरफ से इसकी भी तैयारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के रवैये से खुश नहीं है, इसीलिए आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल अगर एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल अगर मिलता है, क्या उस सूरत में भी आप शिवसेना पर दावा रखते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ सोच के रखा है? वर्स्ट केस सिनेरियो जिसे कहते हैं, उस तरीके से भी आपने सोचकर तैयारी की हुई है पार्टी के कामकाज के लिए, देखो, आगे के काम के लिए? न्याय पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास होना जरूरी है। अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि न्याय होगा, क्योंकि हम्म, न्याय होना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ हम भी लड़ते आए, आवाज उठाते आए, लेकिन अन्याय होना नामुमकिन है अभी, क्योंकि अगर वो हुआ तो देश को, जैसे मैंने कहा, कि काफी बड़ा संकट पैदा हो सकता है देश में। न्याय होगा, क्योंकि गद्दारों को कभी भी लेजिटिमाइज कर नहीं सकते हैं। अगर ये हुआ तो काफी सारे राज्यों में, काफी सारे पार्टियों में ऐसे ही होते जाएगा। लेकिन यही विचारधारा से हम हम्म, चल रहे हैं, यही तैयारी से हम्म, हम चल रहे हैं कि 40 लोगों ने गद्दारी करी है, 12 एमपीज ने गद्दारी करी है। जो वार सामने से करने थे वो पीछे से करे हैं, जो अटैक आगे से करना था, चुनाव में आना था, वो तो डर रहे हैं।
बीएमसी का चुनाव लेने को डर रहे हैं, किसी भी छोटे मोटे चुनाव को सामने जाने के लिए डर रहे हैं, तो उनका डर और उनकी नफरत ये लोगों के सामने है। हम तो अपना चेहरा कुछ छुपाने के लिए है नहीं, हम तो जैसे है वैसे है, जहां थे वहां ही है, कुछ चोरी की नहीं है। तो हम लोगों के सामने जाएंगे और उनके मन उनके दिल जीत के, उनका विश्वास जीत के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने हमसे बात की इसके लिए। और धन्यवाद। 3 नवंबर को महाराष्ट्र में मुंबई में खास करके एक विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और वहां पर यह फैसला जरूर होगा कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर यह लड़ाई हमें देखने मिलेगी। आदित्य, आपने हमसे बात की, खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशुतोष, आपने सुना आदित्य ठाकरे हमसे बात कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, साफ है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करके रखी हुई है। हालांकि चुनाव ही इस बात का फैसला कर पाएगा कि असली गुट कौन है, लोग किसके साथ में है, पार्टी का कैडर किसके साथ है।